सेपरेट हो गया ना। सर एक तस्वीरें आ रही है, मेरे ख्याल उस पर थोड़ा सा हमें अब ध्यान देना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। 4 चेहरे अब मंत्रिमंडल में जगह पाएंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त तैयारी पूरी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश का जो चुनावी समीकरण बैठने वाला है, जो 80 में 80 सीटों का लक्ष्य बीजेपी टारगेट कर रही है, इस टारगेट को किस तरीके से अचीवेबल बनाया जा सकता है, वो आज के इस मंत्रिमंडल के विस्तार में इसकी एक झलक दिखाई देगी। सौरभ, या बिल्कुल, आज आपको मंच पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा 2 और अनिल सिंह, जी हाँ, जो शपथ लेने वाले अनिल कुमार और सुनील शर्मा है, जो मैंने साहिबाबाद सीट से विधायक हैं, सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते हैं और इन्हें भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। तो ये 4 चेहरे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के, जो आप देख रहे हैं, ये मंत्रिमंडल में इनको जगह मिल रही है और चारों की अपनी अपनी उपयोगिता है। देखिए, 2 चेहरे जो ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह हैं, ये पूर्वांचल को साधने के लिए जरूरी हैं, और 2 चेहरे जो अनिल कुमार और सुशील शर्मा हैं, ये दोनों चेहरे, सुनील शर्मा, ये दोनों चेहरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए बहुत जरूरी है। बड़ा दिलचस्प है प्राची, जिन अनिल कुमार का आप नाम ले रही हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जो कि जाट बेल्ट कही जाती है, वहां से एक दलित चेहरे को उतारा गया है, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। ये सबसे सुखद तो आज दिन ये ओम प्रकाश राजभर के लिए है। उनकी पुरानी ख्वाहिश पूरी हुई। उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि मैं तो जुलाई से तैयार हूं, जब से मेरी अमित शाह जी से मुलाकात हुई तब से मैंने नए कपड़े सिलवा रखे हैं। आज वो काम आ रहे होंगे। और वो ये भी कह रहे थे कि अगर नहीं मिला उनको मंत्रिमंडल मतलब, तो वो होली नहीं मनाएंगे। तो हालांकि बाद में उस पर सफाई भी दी थी उन्होंने अपने उस बयान पर। नहीं, अब होली मनाएंगे, अब तो मनाएंगे। अब तो बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी जब उनसे पूछा गया कि आप बार बार पार्टी बदलते हो, तो राजभर जी ने कहा था कि अभी ठंडी है, फिर गर्मी आने वाली, मौसम बदलते रहता है और प्रकृति का नियम है बदलाव, तो बदलाव होते रहना चाहिए। तो उन्होंने स्वीकार किया था कि जहां मुझे मौका मिलेगा मैं हमारी राजनीति में चला जाऊंगा, और वो गए भी। 2017 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार योगी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे। 8 सीटों पे चुनाव लड़के 4 विधायक उनके आए थे, फिर मंत्री भी बने। लोकसभा चुनाव के पहले 2019 के पहले उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। भारतीय जनता पार्टी ने उनका इंतजार किया, आखिरी दिन का जिन मतदान हुआ उस दिन उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया। अच्छा, इतना वैल्यूएबल होने के लिए विजय जी क्या करना पड़ता है? 4% वैल्यूएबल वो है, क्योंकि उनके पास वोट बैंक है। पूर्वांचल में जो 6-7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान उन्होंने पिछली बार किया था, जो भारतीय जनता पार्टी हार रही है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सीट जिसको मैं अभी जिक्र करता हूं, जो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोट से जीती गई, मछली शहर, 188 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और वहां राजभर साहब को 15,000 वोट मिले थे। तो यदि वो 188 वोट का और हो जाता तो 1 सीट का और नुकसान होता। 6-7 सीटों पर पूर्वांचल में राजभर साहब ने बीजेपी का नुकसान किया था। यूपी का सर्वे आएगा तो हम लोग और डिटेल में बात कर पाएंगे। उस नुकसान को मतलब कंट्रोल करने के लिए राजभर साहब को लाया गया। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो अच्छा ऐसे ही कोई मंत्री बना लेगा। बेशक वो हारे घोसी का उपचुनाव, लेकिन उनकी भी जो प्रभाव है वो नोनिया जाति पर अच्छी खासी, और पूर्वांचल में नोनिया कई सीटों पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए वो भी जरूरी है। वो भी जरूरी। और अनिल कुमार का जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न जो यूपी है उसमें दलित वोट बैंक बहुत बड़ा है, बीएसपी का जो वोट बैंक है, इसलिए वहां पर उन्होंने दलित को अपना मंत्री बनाने की कोशिश की, क्योंकि उससे भी एक वोट साध रहे हो आप दलित वोट बैंक को। हालांकि एक बड़ी खबर जो चल रही है, जो खबर नहीं करना चाहिए लेकिन चर्चा चल रही है, कि सोनिया जी की बहन मायावती जी से बातचीत हुई है। तो अब वो क्या उनके साथ आ सकती है, नहीं आ सकती है, इस पर बातचीत चल रही है, और मुझे लगता है 1 हफ्ते में शायद उस पर भी कुछ प्रेसिपिटेट हो सकता है। चुनाव के इतना नजदीक आप इतना बड़ा घमासान मत करिए राजनीति में। मायावती जी अगर इंडिया गठबंधन में आ जाएंगी तो बिल्कुल सारे समीकरण बदल जाएंगे। राजनेताओं के दिल जो है ना बहुत बड़े होते हैं। विजय जी, आप जो खबर दे रहे हैं, या आप खबर का या एक आप अंदाजा लगा रहे हैं, जरा उसी पर हम थोड़ी और राय ले लेते हैं। रुचि, यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय जी है, वो ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी और बहन मायावती के बीच में कोई बातचीत हुई है। ऐसी खबर है, ऐसी रुचि को तो ज्यादा पता होगा। कोई और जानकारी से जुड़ी हुई है आपके पास? कोई नया समीकरण बन सकता है? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पिछले कई महीनों से ये कोशिश कर रही है कि उसका गठबंधन बीएसपी के साथ हो जाए। समाजवादी पार्टी से गठबंधन कांग्रेस का हुआ, लेकिन उसके पहले से कोशिश हो रही थी कि मायावती आ जाए इस गठबंधन में। ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे विजय जी बता रहे हैं कि सोनिया गांधी की बात हुई, और भी कहा जा रहा है कि पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो मायने रखते हैं, उन्होंने मायावती से बात की, लेकिन मायावती फिलहाल ये कह रही हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी।
अब वो अपनी इस बात पे कहाँ तक, जब तक चुनाव शुरू हो जाते हैं या चुनाव में कैंडिडेट्स का ऐलान शुरू होता है तब तक कायम रहेंगी कि नहीं, इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस की पूरी कोशिश ये रही कि गठबंधन में मायावती आ जाए या कांग्रेस से उनका अलायंस हो जाए। बीच में आपने देखा था कि समाजवादी पार्टी से उनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, बातचीत नहीं हो पा रही थी पूरी कांग्रेस की, तब पूरी कोशिश थी कि बीएसपी के साथ किसी तरह से यूपी में गठबंधन हो जाए, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल सकी है। जी बिल्कुल, बड़ी तस्वीर अब सामने आ चुकी है। इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल इस वक्त मंच पर मौजूद है और जो 4 चेहरे आज मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार और एक और चौथा चेहरा जो कि ब्राह्मण चेहरा। अगर इसमें कास्ट के समीकरण की भी बात की जाए तो जातीय समीकरण भी इसमें बड़े अच्छे से साधने की बीजेपी ने कोशिश की है। बिल्कुल, लेकिन न सिर्फ इन्होंने जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है बल्कि पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों ही जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि पूर्वांचल में नुकसान हुआ था 6 सीटों का 2019 के चुनावों में। इसलिए पूर्वांचल के लिए दारा सिंह चौहान बहुत जरूरी हैं, ओम प्रकाश राजभर बहुत जरूरी हैं। और अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो आरएलडी को प्रतिनिधित्व मिलना, सरकार में शामिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाटलैंड में अगर आपको जीत हासिल करनी है, जहां नुकसान बीजेपी को हुआ था 2019 के चुनावों में, तो आरएलडी एक बड़ी भूमिका में हो सकती है। वहीं सुनील शर्मा जो कि गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से आते हैं, आपको सवर्ण वोट भी साधना है और गाजियाबाद के आसपास की जो सीटें हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं, आपको उन्हें साधना है। इसलिए चारों का ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है। अब देखिए, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये विस्तार हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो पूरा का पूरा परिणाम है या जो इसके पूरा का पूरा असर है वो लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा। और इसीलिए इन 4 लोगों को चुना गया है। ये वो 4 लोग हैं, एक नोनिया जाति से आते हैं दारा सिंह चौहान, एक सुभाषपा की अगर बात करें तो राजभर, जो 18 सीटों पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं पूर्वांचल की, इसीलिए वो बहुत जरूरी है। अनिल कुमार, सुनील शर्मा और अनिल कुमार, विधानसभा, सुनील शर्मा सबसे ज्यादा मार्जिन से वोट जीते। सुनील कुमार शर्मा बड़ा मार्जिन था उनका, विधानसभा साहिबाबाद। अब मैं एक एक महानुभावों से निवेदन करूंगा, वो सामने आएंगे और आकर के शपथ लेंगे, माननीय राज्यपाल महोदय से शपथ लेंगे। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री दारा सिंह चौहान जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने के लिए पधारने का कष्ट करें। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित अथवा या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री अनिल कुमार जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सुनील कुमार शर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो सुनील शर्मा गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा सीट से एमएलए चुनकर आए और सबसे ज्यादा सीटें मतों से जीतने का रिकॉर्ड भी सुनील शर्मा के साथ है। सुनील शर्मा ने 2 लाख से ज्यादा वोटों से विधानसभा का अपना जो चुनाव था, ये जो सीट थी, अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अमरपाल शर्मा को हराया था और अब इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। सुनील शर्मा से ब्राह्मणों को संदेश देने की कोशिश है, यानी कि ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की गई है। इससे पहले अनिल कुमार ने शपथ ग्रहण की, दलित समाज को संदेश देने की कोशिश है और आरएलडी कोटे से अनिल कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जाटलैंड को साधने की कोशिश है, क्योंकि 18% पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की आबादी है और जाट जहां एक मुश्त होकर वोट दे दें, समझिए कि वो पार्टी जीत जाती है। तो आप देख रहे थे योगी कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार। योगी ने आज अपने कैबिनेट में 4 नए मंत्रियों को शामिल किया है। वो जो 4 नए चेहरे हैं वो आपके सामने हैं। इनमें से 2 नेता पिछड़े वर्ग से हैं, एक दलित और एक ब्राह्मण समाज से आते हैं। जाहिर है कैबिनेट एक्सपेंशन में जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है। भारत में जातीय सियासत की जब भी बात होती है तो बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र का भी जिक्र जरूर होता है। आज यूपी कैबिनेट में जिस तरह दलित, पिछड़े और ब्राह्मण समाज को इसमें अकोमोडेट किया गया है, इसमें जगह दी गई है कैबिनेट के विस्तार में, उसमें भी ये बात साफ दिखाई दे रही है।
रुचि हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। रुचि, हम जब जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं तो आज इन चारों चेहरों को के साथ ही इस मंत्रिमंडल में ये ध्यान दिया गया, जैसे अभी मेरी सहयोगी प्राची भी कह रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर पूर्वांचल हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन विशेष तौर पर ख्याल रखा गया। यदि माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति तो शपथ ग्रहण समारोह राज्यसभा चुनाव हुए और उसमें जो कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे थे उसमें भी जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया था। अब जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है तो उसमें भी, क्योंकि ओबीसी जो वोट है उत्तर प्रदेश में 40 से 45% है, यानी ओबीसी जिसके साथ ज्यादा होगा उसकी जीत यहाँ पक्की मानी जाती है। तो अब ओबीसी वर्ग के 2 लोग इस मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं और अगर आप पहले जो अभी तक योगी सरकार में मंत्री है उसमें 20 ओबीसी वर्ग के मंत्री अभी हैं, तो इस तरह से 22 ओबीसी हो जाएंगे। 9 दलित हैं, 1 दलित और आ गए हैं, तो इस तरह से 10 दलित हो जाएंगे। अब ओबीसी वोट अगर आप पहले देखेंगी तो ये माना जाता था कि जो मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई थी तो टारगेट ओबीसी वोट्स का था, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी ने 2014 से जो गैर यादव ओबीसी वोट था उसको काटना शुरू किया और काफी बड़ी तादाद में गैर यादव ओबीसी बीजेपी में आए भी। इसी तरह से दलित वोट मायावती का माना जाता था, लेकिन जो गैर जाटव वोट है करीब 11% उत्तर प्रदेश में माना जाता है, उसके ऊपर बीजेपी की नजर 2014 से है और बीजेपी काफी हद तक उसमें कामयाब भी रही है। तो एक तरह से जो गैर यादव ओबीसी हैं और जो गैर जाटव दलित है उनको अपनी तरफ किस तरह से किया जाए, बीजेपी बहुत अच्छी तरह से कैलकुलेट करके यूपी में काम कर रही है और उसको कामयाबी भी यहाँ पर मिल रही है। इस तरह से जो जातीय समीकरण लेके चल रही है। अब आप देखिए नोनिया, दारा सिंह चौहान नोनिया है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आबादी है, 2% आबादी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कुछ सीट्स पे उनका असर है, लेकिन जो ओबीसी जातियां हैं जिनकी आबादी कम भी है उनको भी बीजेपी सम्मान दे रही है और एक तरह का मैसेज दे रही है ओबीसी में कि चाहे तुम्हारी आबादी कम हो लेकिन हम तुम्हारा ध्यान दे रहे हैं, तुम्हारे नेता का सम्मान कर रहे हैं। भावेश, चुनाव से ठीक पहले इस मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी को कोई फायदा पहुंचने वाला है? निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। अब देखिए जो पूर्वांचल का जो 2019 में देखिए और 2022 का असेंबली चुनाव देखिए तो पूर्वांचल में सपा ने रिकवरी किया था। जो 2014 के बाद से जो सपा का जो डाउनफॉल हुआ था उसके बाद उन्होंने रिकवरी किया था, उसी को काउंटर करने उन्होंने राजभर को लेके आया। और जो दारा सिंह चौहान, आपने देखा इन दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन वैसे है नहीं योगी आदित्यनाथ के साथ, लेकिन फिर भी जो बीजेपी का एक पिछले कुछ सालों में जो एक फॉर्मूला रहा है कि कोई भी हो लेकिन उनको कुछ वोट तो लेके आ रहे, उनको लेके आया जाए, तो इसमें एक फिट बैठते हैं। और मेरे ख्याल से कुछ जैसे हम लोग कहते हैं 6 से 7 ऐसे सीट है जिसपे प्रभाव डाल सकता है राजभर। अभी यूपी का सर्वे तो हम दिखाएंगे, आपने कौन सी सीट हरवाई है, जिताई है अखिलेश यादव को, कोई फर्क पड़ने वाला है उस पर? सीट तो मुझे मालूम है वो नहीं, मुझे लगता है जो जैसे विजय जी बता रहे थे मछली शहर हुआ या गाजीपुर है, इन सब सीटों पे बीजेपी को एक थोड़ी मुश्किल हो सकती थी यदि ये नहीं होते साथ में। तो इनके होने से एक है कि श्योरिटी है कि वो बीजेपी को वो राजभर का एक कंसोलिडेट वोट। देखिए बीजेपी पहले भी राजभर में एक डेंट लगा चुकी है, आपने देखा होगा। बीजेपी के एक नेता है वो खुद भी राजभर समुदाय से आते हैं और अच्छा खासा वोट बीजेपी को दिलवाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने इनको शायद हटा भी दिया था या शायद ये खुद ही हट गए थे, लेकिन उसके बाद बीजेपी को शायद लगा होगा 2022 में जिस तरह कुछ नुकसान हुआ पूर्वांचल में, तो नहीं इनके होने से कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। जो गाजीपुर का सीट है या मछली शहर का सीट है, इन सब सीटों पे कुछ प्रभाव जरूर होगा। कास्ट कॉम्बिनेशन से मिशन 80 के लिए पूरी तैयारी कर ली है यहाँ।